नमस्कार साथियों, माई सेल्फ विकास स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस विशेष के प्लेटफॉर्म पे। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित होने वाली। प्रेस, आपने प्रेस सुना, मन में क्या है? मन में आई प्रेस, इस्त्री करने वाली प्रेस। और इस्त्री करने वाली प्रेस का जो आकार होता है एक नाव की भांति होता है, एक नाव की तरह होता है। तो नाव, नार्वे। तो पहला स्थान नार्वे यानी कि प्रेस यानी कि नाव यानी कि नार्वे। ठीक है, अंतिम स्थान आपसे कि दुनिया में वो कौन सा देश है जहां पर कोई आजादी नहीं, बहुत ज्यादा निरंकुशता है। ठीक है, निरंकुश शासन है, टोटलिटेरियन है। तो आप यही करेंगे कि भाई है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि जैसे बाल काटता है वो वैसे आपको कटिंग कटानी पड़ेगी। ठीक है, अगर 7 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप इस तरह से याद करिए। तो G7 का कौन सा ये शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में? 49 में हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो देश चुन लीजिए जो कि प्रत्यक्षतः वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने शुरू ही किया था। आपको गिनाए अगर हम, आप कहेंगे जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी, हिटलर। दूसरा कहेंगे इटली, मुसोलिनी था। ब्रिटेन था, फ्रांस था। ये 4 तो हो ही गए। तो यही 4 तो यूरोप से हैं, यूरोप से ये 4 हो गए। ठीक है, अब हम कहें कि अमेरिका भी इसमें सम्मिलित था, अमेरिका भी आ कह लो। और जो कनाडा है वो उसका छोटा भाई है, जो अमेरिका करता है वो उसको सपोर्ट कर देता है बिना ए फॉरवर्ड किए। ठीक है, तो कनाडा भी आ गया आपका। ठीक है, अब बचा जापान। तो एशिया से कौन था वर्ल्ड वॉर में? जापान को तो आपने सुना ही होगा, सीधी बात है, मार मार के हाल बेहाल कर दिया था चाइना का। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सारे देश नाटू 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 गाना था, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो नाटू 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 जो फिर मूवी याद आ जाएगी। मूवी किस पर बनी थी? ब्रिटिश एम्पायर पर, अंग्रेजों पर। ठीक है, अंग्रेज कैसे होते हैं? उनकी आंखें जो होती है कैट जैसी होती है, बिल्ली जैसी भूरी भूरी। ठीक है, तो बिलियस यानी कि नाटो से आपको याद आएगा नाटू नाटू यानी अंग्रेज, और बिल्ली जैसी आंखें यानी कि बिलियस। ठीक है, और दूसरा है लिथुआनिया से आनिया निकाल लो। उस मूवी की जो मुख्य अभिनेत्री थी, नायिका, वो थी आलिया भट्ट। आनिया से आलिया, तो बिलियस एक जगह है जो कि लिथुआनिया में आनिया से। इस प्रकार से आप सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है करंट अफेयर्स का। देख लीजिएगा, यूपी पीसीएस 2023 में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए हैं 39 क्वेश्चन आए हैं। 2022 की बात करें तो 38 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं, और 2021 की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, यानी कि 25% ऑलमोस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आरओ की बात करें, आरओ में तो 2021 में जो आरओ हुआ उसमें 25 से ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। 2016 की बात करें तो 26 से ज्यादा करंट अफेयर से आए हैं। इट मीन्स कि अगर आप करंट अफेयर्स कवर नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो करना क्या है? जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। हम करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि टोटल मिलाकर के आपके 10 वीडियोज होंगे, और वीडियोज की जो लेंथ होगी वो होगी लगभग 1 घंटे या 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट या 1 घंटे की लेंथ होगी। कुल मिलाकर के 10 वीडियो होंगी जिसमें हम आपके फरवरी से लेकर अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर है सारा कवर कराएंगे, और वो भी ट्रिक से। मतलब आप क्लास जब छोड़ेंगे, जब क्लास आपकी कंप्लीट होगी तो सारी करंट अफेयर्स आपकी फिंगर टिप पे होगी। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, और एक सीरीज ये हो जाएगी आपकी 10 वीडियोज की, ये होगी 6 महीना की, फरवरी से लेकर अगस्त तक की। ठीक है, उसके बाद में जनवरी में सीरीज आएगी करीब 8 से 9 वीडियो की, वो आपका कवर कर देगा सितंबर से लेकर और आपका दिसंबर तक। ये दोनों अगर आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 90% से ज्यादा ही हो जाएंगे, इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप इच्छुक हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं कल, और कल से सीरीज का पहला वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये सीरीज की चौथी क्लास है। एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2023। ठीक है, ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2023। सबसे पहले ये समझिए थ्रेट का मतलब क्या है। ये थ्रेट का मतलब है साइबर हमला से। वर्तमान दुनिया में इतने ज्यादा साइबर हमले बढ़ चुके हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो अगर बात करें हम अमेरिका की, अगर हम बात करें भारत की, हम बात करें इंडोनेशिया की,
और बात करें चाइना की, तो ये वो 4 देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं। ये वो 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और चीन, जिन पर दुनिया का 45% अकेले साइबर हमले हुए हैं। सोच के देखिएगा कि लगभग 200 देश हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 45% जो साइबर अटैक हुए हैं वो केवल अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और चीन पर ही हुए हैं। इनमें भी जो टॉप पर है, जो आपको टॉप पर देखने को मिलेगा, टॉप पर है अमेरिका, यूएसए। इस पे सबसे ज्यादा साइबर हमले हुए हैं पूरी दुनिया में। अगर एशिया की बात करें, एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा साइबर हमले होने वाला एक देश है भारत आपका। दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं अमेरिका पर, और एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा हुए भारत पर। इसका मतलब कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है साइबर अटैक में। ठीक है, तो रैंकिंग अगर देख लें कि साइबर हमले सबसे ज्यादा कितने हुए, तो टॉप 3 देख लें हम। टॉप 3 अगर देखते हैं तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका भारत, और तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर अटैक झेलने वाला देश कौन है। ठीक है, एशिया में पूछ सकता है। ठीक है, तो 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और चाइना, जो 45% अकेले इन पर हुए हैं। ठीक है, और टॉप पे अमेरिका है, एशिया में टॉप पे इंडिया है, और 3 की बात करें तो पहले अमेरिका, फिर इंडिया और फिर कौन है, इंडोनेशिया। अमेरिका, इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी पढ़ते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। है, संक्रमण का मतलब क्या है? संक्रमण का मतलब ये है कि अभी जितनी भी दुनिया है, ये दुनिया के सभी देश पेट्रोल, डीजल या फिर कोयला इसका प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं वो सब पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, जिससे फाइनली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमें इस ऊर्जा से हमें शिफ्ट करना है अच्छे ऊर्जा पर। अच्छे ऊर्जा कह दीजिए, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा या फिर रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, टाइडल ऊर्जा है। ठीक है, इस प्रकार की, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से बच सकें। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट जारी करता है, ये बताता है कि एनर्जी की ट्रांजिशन में किस देश ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, किस देश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अगर इसकी बात करें तो पहले तो इसे जारी कौन करता है? जारी करता संस्था है इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, ई यानी आर्थिक। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। यहाँ एक शब्द है आर्थिक, यहाँ एक शब्द है ट्रांजिशन। आर्थिक और ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें इकोनॉमिक फैक्टर आ रहा है। मतलब ये है कि ट्रांजिशन तो बहुत जल्दी हो जाए, मतलब कि तेल डीजल को छोड़कर लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर तो बहुत जल्दी आ जाए, लेकिन इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, तकनीकी लानी पड़ती है, जिसपे बहुत ज्यादा खर्चा होता है। सोलर पैनल कितने महंगे आते हैं, आपकी एनर्जी महंगी हो जाएगी, आपकी पूरी इकोनॉमी महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन है ना, तो सीधा इसका रिलेशन इकोनॉमी से आ जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। अगर इसमें देशों की बात की गई तो कुल मिलाकर के 120 देशों को इसमें लिया गया है, 120 देशों को लिया गया है। भारत की बात करें अगर हम, भारत की रैंकिंग आई है आपकी 67 भारत का स्थान आया 2022 में। 2023 की रैंकिंग है, लेकिन जो डेटा दिया गया है वो 2022 का दिया गया। ओके, ठीक है। 2021 की बात करें, 2021 में भारत की रैंकिंग थी 87। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 20 अंकों का क्या किया है, सुधार किया है। ठीक है, यानी कि 20 अंकों का हमने सुधार किया है, 87 से लेकर के हम 67 पे आ गए। ठीक है, और स्कोर की अगर हम बात करें तो इसका स्कोर 54.3 स्कोर है। 54.3 इसका क्या है, स्कोर है। इंडिया का स्कोर इंपॉर्टेंट होता है और किसी देश का आपको याद करने की जरूरत नहीं।
इवन जो टॉप पर भी होगा ना उसका भी जरूर नहीं आपको याद करने की, इंडिया की याद करिए, इंडिया की रैंक याद करिए, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला ये, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद कर लेंगे, अगर आपने एक डेटा पढ़ा होगा कि हमारी जो 2/3 जो बिजली है वो किससे बनती है, वो कोयला से बनती है, वो हमारी कोयला से बनती है, कोल से बनती है। और 2/3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 67.66, या कह दो इसको 67% मोटे तौर पे, क्योंकि दशमलव लग जाता है तो उसको कंप्लीट संख्या बना देते हैं। तो कैसे याद करोगे, भारत की रैंक कितनी है, तो बिजली जो हमारी बनती है लगभग अभी 2/3 बनती है, यानी कि 67% जो बिजली है उसका उत्पादन कोयले से होता है। तो हमारी रैंक 67 ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और 87 2000 उसमें जी 20 जोड़ सकते हो अगर यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है। भारत का ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी ये बात कही है कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है, ठीक है। चाहे वो सौर ऊर्जा की बात हो या फिर पवन ऊर्जा की बात हो, ठीक है, ओके। इन्होंने एक जो रिपोर्ट निकाली थी उसका एक शीर्षक था उसका फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इसका शीर्षक था। इस शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 में, ठीक है। इसमें अब दो चीजें और याद करनी है, एक टॉप 3 के और फिर लास्ट का याद करना है, ठीक है। तो हम यहीं पे याद कर लेते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, यहाँ देखो, ठीक है। टॉप 3 की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आएगा आपका स्वीडन, फिर आएगा आपका डेनमार्क और फिर आएगा आपका नॉर्वे, ठीक है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इनको कैसे याद करना बता दूं। ये तीनों देश वो हैं जो लगातार एक दशक से अपनी स्थिति टॉप 3 में बनाए हुए हैं, अपना स्थान टॉप 3 में बनाए हुए हैं पिछले 10 सालों से, ठीक है। इतना बेहतर काम कर रहे हैं। आप सुनते भी होंगे यूरोप की अगर बात सुनते होंगे तो जो स्कैंडिनेवियन देश है मेनली नॉर्वे और स्वीडन, उनमें भी ठीक है 3 देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। मेनली 2 की बात होती है, नॉर्वे और स्वीडन की, काफी अच्छी स्थिति में, ठीक है, खूब समृद्ध है। तो याद कैसे करना है, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। ये बताइए, यहाँ से एक शब्द निकल रहा है स्वीट का मतलब क्या है, अगर हम इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछे स्वीट का मतलब क्या है, तो अगर अनुमान लगाएंगे तो इसका मतलब आपको यही लगेगा कि इसका मतलब ये है सर कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो अच्छा है वो स्वीट है, जो खराब है वो स्वीट नहीं है, ठीक है ना। तो स्वीडन इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन ये किस लिए कर रहे हैं, मामला तो पूरा इन्वायरमेंट का है ना, ट्रांजिशन हमें करना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो स्वीट कौन है, तो स्वीडन अच्छा काम कर रहा है, स्वीट ऐसे याद करिए, स्वीट ट्रांजिशन ऐसे याद करिए। ये फिर डेनमार्क है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब पर्यावरणीय रूप से कुछ अच्छा काम करते हैं उनको मार्क मिलते हैं, उनको चिन्ह मिलते हैं, टैग मिलते हैं, ठीक है। तो मार्क इधर नॉर्वे फिर आ जाएगा सॉरी। लास्ट की बात करें तो लास्ट नंबर पे, लास्ट में यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो वहाँ आ नहीं पाएगा। लास्ट में है आपका यमन, फिर है आपका कांगो। हालांकि इसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख दिया मैंने कांगो, लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, यमन में एक हाउती विद्रोही रहते हैं, हाउती विद्रोही है जो ईरान उनका समर्थन करता है, ईरान उनको स्पॉन्सर करता है, और ये जो आपका सऊदी अरबिया है उसके अगेंस्ट में काम करते रहते हैं। हाउती विद्रोही है, ऐसे सोचिए कि जिस क्षेत्र में विद्रोही हैं वो हथियार दिन भर चलाते रहते हैं, गोला बारूद करते रहते हैं, तोड़फोड़ करते रहते हैं, तो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इन्हीं का प्रयोग खूब होता है। तो ट्रांजिशन कर कैसे पाएंगे, वो कभी सोच पाएंगे क्या पवन ऊर्जा के पेशेंट, क्या वो कभी सोच पाएंगे सौर ऊर्जा के पेशेंट, आंसर नो। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाउती विद्रोह यमन है, ठीक, लास्ट में यमन पूरा 1 से 20 नंबर पे आया है, ठीक है, लास्ट से पहला है आपका। तो आपने क्या देखा, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2023 किसने जारी की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की। कैसे याद करना है, इकोनॉमी जोड़ो और ट्रांजिशन से रिलेट करिए, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 67 आई है, 2021 में कितनी थी, 87 थी, 20 अंकों का सुधार हुआ है, स्कोर कितना 54.3 है, ठीक है। याद कैसे करनी है कि कोयले से टोटल बिजली कितना उत्पादन करती है, हम 2/3 करते हैं, 67% करते हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब शीर्षक क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इसका शीर्षक है, ठीक है। टॉप पे कौन है, स्वीडन इंस्टीट्यूट से, स्वीडन पहले नंबर पे है, फिर डेनमार्क आ जाता है, फिर नॉर्वे आ जाता है, नॉर्वे यानी कि नोवे जो भी है, और यमन लास्ट में आता है। तो इस प्रकार से आई होप आपने ये चीजें याद की होंगी। डोंट वरी, हम इनको फिर भी रिकैप कराते रहेंगे बार बार, ठीक है, ताकि आपके मन में बैठ जाए, ठीक है। अगली है एशिया प्रशांत समूह की मनी लॉन्ड्रिंग पर बैठक, ठीक है। एशिया प्रशांत की मनी लॉन्ड्रिंग पर बैठक,
2023 में हो रही, ठीक है। एशिया प्रशांत की, ठीक है। एक है आपका एशिया प्रशांत समूह, ठीक है। एशिया प्रशांत समूह, एशिया प्रशांत ग्रुप, ठीक है। इसकी बैठक हुई है मनी लॉन्ड्रिंग पर, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पर। एक आपको ये याद देखना होगा, एक है आपकी संस्था फाइनेंशियल एक्शन, FATF का नाम आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। रीजनल, इसके बाद आएगा आपका स्टाइल रीजनल बॉडी, ठीक है। इसे संक्षिप्त रूप में कहते हैं एफ, पूरे इसका मतलब हो गया आपका एफ, और यहाँ हो गया SRB, ठीक है। आप कहेंगे कि आप ये देख के पढ़ा रहे हैं, देख के नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो पता है, लेकिन इतना चीज़ें सब याद रखना ना आसान नहीं होता। हालांकि आपको भी याद नहीं करना, ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये लिखना होता है। इसकी बैठक हुई है, ठीक है। तो इसकी बैठक हुई वैंकूवर में। वैंकूवर एक जगह है कनाडा में। बैठक कहाँ हुई है, ठीक है, बैठक कहाँ हुई है, तो जगह है वैंकूवर। वैंकूवर, वैंकूवर कहाँ है आपका, कनाडा में, कनाडा में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, एक ऑब्जर्वर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है UAE को, ठीक है। एक पर्यवेक्षक के रूप में UAE, संयुक्त अरब अमीरात को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें और एक चीज याद रखना कि इसमें किसी भी देश को तभी ऑब्जर्वर के रूप में सम्मिलित किया जाता है जब वो वित्तीय जो अपराध होते हैं उनके लिए काम करता रहता है, वित्तीय अपराध। क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये दो चीजों के लिए काम करती है। एक होती है टेरर फंडिंग को रोकती है, ठीक है, एक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, क्योंकि फाइनली ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो टेरर फंडिंग होगी, टेरर फंडिंग के माध्यम से ये होता है, ठीक है। दोनों ही वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को, वैश्विक राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इस हिसाब से देखा कि एशिया प्रशांत ग्रुप की जो मनी लॉन्ड्रिंग पर बैठक हुई है वो इस ग्रुप के तहत हुई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्टाइल रीजनल बॉडी के तहत हुई है, FSRB के तहत हुई है, ठीक है। बैठक का हुई वैंकूवर कनाडा हुई है, और कौन इसके ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है, तो आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, सॉरी। अगला है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ये चीजें लिखकर ही याद होती हैं, वैसे याद भी नहीं होती हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। ये मेनली स्टार्टअप की बात कर रहा है कि स्टार्टअप की जो इंडस्ट्री है कहाँ पर, किस देश में बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और किस देश में ये प्रोत्साहन उतना नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए कि इंडिया में, तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है प्रेजेंट में। और मेनली जब से ये इंडिया गवर्नमेंट आई है, ठीक है, मई 2014 से, तब से लेकर अब तक इकोसिस्टम, अगर स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा बढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। एक संस्था है स्टार्टअप जीनोम, स्टार्टअप जीनोम, ठीक है। स्टार्टअप जीनोम एक संस्था है जो जारी करती है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ठीक है। और ये नीति सलाहकार और एक अनुसंधान फर्म है, ठीक है, नीति सलाहकार एवं एक अनुसंधान फर्म है, ठीक है। इसकी बात करें तो इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत का बेंगलुरु शहर है जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, तो 20वां स्थान आया है, ठीक है। सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, तो ठीक है, क्या आया, बेंगलुरु है हमारा, बेंगलुरु भारत से आया, उसका कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, पहली बार 20वां स्थान है, ठीक है। इसे हमारी जो सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। और टॉप 3 की बात करें अगर हम, टॉप 3 की, शीर्ष 3 की बात करें अगर हम, तो उसमें आ जाएगा आपका अमेरिका की सिलिकॉन वैली आ जाएगी, हाँ सिलिकॉन वैली ही है, सिलिकॉन वैली कहाँ है, अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे आपका न्यूयॉर्क आ जाएगा, वो भी अमेरिका ही में है।
ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका लंदन आ जाएगा जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ठीक है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे सिलिकॉन वैली अमेरिका की, दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का, और तीसरे नंबर पे लंदन आपका, ठीक है। भारत की प्रोडक्ट की बात करें तो भारत का परफॉर्मेंस इस मामले में बेजोड़ रहा है, खूब अच्छा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंफ्रा पर खूब ध्यान दिया है। आप ही बताइए, अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं कि अर्बन एरिया में आज मुझे लगता है, अगर मेरा मन ठीक है तो, कि आधे से ज्यादा जो पेमेंट हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है, फोन पे, पेटीएम, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है, ठीक है। तो भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो इस आधार में भारत का जो बेंगलुरु है 20वां स्थान आया है, इसी के साथ हमारा जो आपका दिल्ली है 24वां स्थान आया है, मुंबई है 31वां स्थान आया है, पुणे है वो भी उभर रहा है धीमे धीमे। हालांकि ये सभी जरूरी नहीं है, एक जरूरी है, इसको याद कर लीजिए 20 वाला, ठीक है। जो दिल्ली है वो 24 पे है, ठीक है। मुंबई है 31 पे, पुणे उभर रहा है धीमे धीमे। और इसके जो मेन चीजें, इसके आधार क्या होते हैं जारी करने के, आधार क्या होते हैं इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आधार पहला होता है आपका प्रदर्शन देखा जाता है, इसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है। दूसरा देखा जाएगा आपका वित्तीय पोषण, वित्त पोषण, फाइनेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वित्त पोषण। तीसरा देखा जाएगा आपका बाजार पहुंच, मार्केट तक आपकी एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, बाजार पहुंच। चौथा है आपका प्रतिभा, पांचवा है अनुभव व ज्ञान। ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो आधार एक बार और देख लीजिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है 2023 की। स्टार्टअप जीनोम नामक एक संस्था है, जारी करती है, एक नीति सलाहकार है, ठीक है, अनुसंधान फर्म है। हमारे इंडिया से पहले नंबर पर टॉपिक कौन आया, बेंगलुरु, ठीक है, जिससे सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत की। और टॉप पे अगर देखा जाए तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली आई है, दूसरे पे न्यूयॉर्क आया अमेरिका का शहर, तीसरे पे लंदन आया यूनाइटेड किंगडम का। आधार ये है, परफॉर्मेंस है, फाइनेंसिंग है, आपका मार्केट तक एक्सेस की बात है, ठीक है, एक्सपीरियंस और नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और प्रतिभा की बात कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन को देख लेते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन कर नहीं रहा है, अगला है आपका 43वां और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। 43वां एवं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2023 की बात हो रही है, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की बात हो रही है। एक है 43वां, एक है 42वां, सॉरी। देखिए ऐसा होता है, इसकी जो अध्यक्षता आती है पूरी एक साल के लिए किसी पर्टिकुलर एक देश के पास आती है, और एक साल में 2 बार बैठकें होती हैं। तो ये 42वां और 43वां वही है। इस समय इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो आपकी इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास है, तो वहां के राष्ट्रपति का भी नाम जानना जरूरी हो जाता है। उनका नाम है जोको विडोडो, जोको विडोडो, डोडो से याद करिए जोको विडोडो, ओके। अगर हम बात करें 43वीं बैठक की बात करें, तो ये आपकी बैठक हुई है आपकी जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में बैठक हुई। 43वीं बैठक जकार्ता में हुई है, जो कि इसकी कैपिटल है, राजधानी है इसकी। हालांकि पर्यावरणीय यहाँ पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और ये आइलैंड डूबने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अपनी नई राजधानी विकसित की है, नूशंतारा। नूशंतारा एक नई राजधानी बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन 42वां की बैठक की बात की जाए, 42वां कहाँ हुआ, तो ये आपने एक जगह ला हुआ, ठीक है, लाबुआन, लाबुआ से करके, ठीक है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि लाबुआन यानी कि ला बुआ, बुआ से आ रही है, यानी कि हमारे घर में जब बुआ बुआ लोग आती है तो उनसे थोड़ा आस होती है, बच्चों को छोटे छोटे होते हैं, कुछ 5-10 रुपए मिल जाएंगे, आजकल तो ज्यादा मिल जाते हैं, 50-100 रुपए भी मिल जाते हैं, ज्यादा मिल जाते होंगे, ठीक है। लाबुआन यानी कि आस होती है, यहाँ से एक टर्म निकल रहा है आशियान, आस आस करके, ठीक है, लाबुआन। उसके बाद का याद करिए कि जकार्ता है, 43वीं बैठक यहाँ पे हुई है, ठीक है, पहली बार। 2024 में और देख लीजिए, 2024 में
इसकी बैठक होगी लाओस में। इसका मतलब है जो आपका लाओस है, इसके पास प्रेसिडेंसी होगी आसियान की। यही 2 शिखर सम्मेलन आयोजित कराएगा एक साल में, ठीक है। 5 या 6 महीने का कुछ गैप रहता है। इसकी एक थीम है, वो याद कर लीजिए, आसियान अफेयर्स, ठीक है। एशियन या आसियान अफेयर्स इति सेंटर ऑफ ग्रोथ, इति सेंटर ऑफ ग्रोथ। मेनली जब भी बैठकें होती हैं तो क्या बात करते हैं, अभी बैठक हुई तो बात कर रहे होंगे, जो यूक्रेन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। बैठक हुई तो चाइना की बात करेंगे, साउथ चाइना सी की बात करेंगे, जो चाइना इशू करता रहता है। म्यांमार में जो चल रहा है डिस्टर्बेंस, उसकी बात करेंगे। तो यही सभी बात करेंगे, क्योंकि म्यांमार जो है इसका पार्ट है, मेंबर है, ठीक है। अब बात करें कि एक तिमोर लेस्ते हैं, कुल मिलाकर इसमें 10 मेंबर हैं, ऐसे सोच लीजिएगा। एक अभी और जुड़ गया है, उसका नाम है तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते। यानी कि तिमोर लेस्ते एक पैसिफिक में एक आइलैंड है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से मान्यता इन्होंने दे दी है और सदस्य मान लिया है। कुल मिलाकर के 11 सदस्य हो जाएंगे, अभी 10 थे। अब थोड़ा आसियान को देख रहे हैं तो आसियान को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है क्या, ACEA एंड आसियान, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखना है तो आप देख सकते हैं कि एशियन साउथ ईस्ट एसोसिएशन है, सॉरी, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का एक संगठन है, ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। अभी तिमोर लेस्ते और हो गया तो कुल मिलाकर के 11 हो जाएंगे। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1967 में होती है, 1967 में होती है। 1967 में जब हमारे यहाँ उसमें क्या हो रहा था कि 66 में उनकी शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 1967 आप देख सकते हैं, 1965 1967, हाँ 1967 में एक मामला आया था गोलकनाथ का, उसने तो काफी ज्यादा विवाद पैदा कर दिया था। उसके बाद 42 में संशोधन करना पड़ा था सरकार को, उससे याद करिए, ठीक है, थोड़ा रिलेट करिए, ऐसे याद होंगे, ठीक है। इसके जो फाउंडर मेंबर है, संस्थापक की बात करें तो आपका हो जाएगा, आपका एक इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। इसके अलावा आपका फिलीपींस हो जाएगा, थाईलैंड, ठीक है, आपका थाईलैंड हो जाएगा और फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कुछ और मेंबर जुड़ गए थे। उसके बाद में आपका आया एक ब्रुनेई जुड़ गया, ब्रुनेई के बाद आपका वियतनाम जुड़ गया, ठीक है। वियतनाम के बाद आपका लाओस जुड़ गया, उसके बाद में म्यांमार जुड़ गया, ठीक है, और फिर फाइनली कंबोडिया जुड़ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसके 10 मेंबर हो गए। कौन कौन हो गए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, 5 ये हो गए फाउंडर मेंबर। और आपका फिर वियतनाम है, ठीक है, वियतनाम के अलावा आपका लाओस आ जाएगा, ठीक है, आपका कंबोडिया आ जाएगा, ब्रुनेई आ जाएगा, और एक और है म्यांमार। यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं, पहले आप कोई ट्रिक ना याद लगाइए, आप 1-2 बार मैप देख लीजिए, एक ही बार देख लीजिए मैप सही से। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं वो ही इसमें सारे हैं, ठीक है, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लो। 43वां और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, प्रेसिडेंसी किसके पास है 2023 की, किसके पास है, इंडोनेशिया के पास है, ठीक है। 43वां कहाँ बैठक हुई, जकार्ता में हुई। 42वीं बैठक कहाँ हुई थी, 42वीं बैठक आपकी लाबुआन में हुई थी, लाबुआन आस, ठीक है। उसके बाद में 2024 में किसके पास प्रेसिडेंसी होगी, लाओस के पास होगी, ओके। इसकी जो थीम थी आसियान अफेयर्स, यानी आसियान मामले और ग्रोथ का केंद्र, ठीक है, समृद्धि का केंद्र, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तिमोर लेस्ते को सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सहमति दे दी है, 11वां सदस्य के रूप में मान लिया, स्वीकार कर लिया, कुल मिलाकर 11 हो गए। स्थापना की बात करें तो 1967 में हुई थी, उस समय जब हमारे यहाँ पर गोलकनाथ का मामला आया था 1967 में, ठीक है। अब बात करें एशियन का, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब बात करें तो कितने देश हैं, 10 हैं। कौन कौन है, फाउंडिंग, आपको ये नहीं याद रखना है कौन फाउंडिंग कौन, टोटल इतना आपको मोटे मोटा याद हो कि कितने हैं, 10 हैं। ऐसे गिनिएगा, सिंगापुर है,
इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, लाओस है, ठीक है, वियतनाम है, म्यांमार है, और एक दो बचते हैं उनको देख लीजिएगा, थाईलैंड वगैरह, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद करिए इसको। सॉरी, अगला है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के विषय में। इसको आपने पढ़ा होगा टीपीपी। इस टीपीपी नाम आता है सुनने को, टीपीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देखना है तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अभी हुआ क्या, अभी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूके यानी कि ब्रिटेन शामिल हो गया है। तो ब्रिटेन ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। ब्रिटेन यूरोप का पहला देश है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा इस प्रकार से कहते हैं, CPTPP। CPTPP में शामिल होने वाला ब्रिटेन यूरोप का पहला देश है। मतलब कैसा, इसका मतलब सीधा ये है, सी फॉर कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसका सीधा मतलब ये है कि यह 11 देशों के बीच में एक प्रकार का FTA होता है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, मुक्त व्यापार समझौता होता है एक प्रकार से। एक्चुअली हुआ क्या, 2011 की बात करें, 2011 में ये 11 देश इकट्ठे हुए एक जगह और इन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया, FTA। 11 देश 2011 में इकट्ठे हुए, एक समझौता किया, ठीक है, FTA कर लिया। कहां पर इकट्ठे हुए, तो सेंटियागो में एक जगह थी, सेंटियागो एक जगह है। ये जगह है किस देश में, तो आपकी चिली में है। चिली आपको जो दक्षिणी अमेरिका है उसके पश्चिम का हिस्सा मिल जाएगा, पतला पतला सा, ठीक है। तो चिली की एक जगह सेंटियागो, वहां पर 2011 में 11 देश बैठते हैं और आपस में FTA करते हैं। उसी को कह देते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है, फॉर TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। हालांकि शुरुआत में इसमें आपका 12 देश थे, USA भी इसमें सम्मिलित था, ठीक है, इसमें USA भी था। लेकिन ये 2017 में क्या हुआ, ट्रम्प अंकल आए सत्ता में, उन्होंने आए और अपना वो जो तेज तर्राक चीज़ें थी करना शुरू कर दी। आपने देखा होगा किस तरह से वो ईरान का एग्रीमेंट था, ठीक है, P5+ ईरान करके जो एग्रीमेंट था उसको फाड़ दिया सबके सामने। इसी प्रकार TPP से ये अलग हो गए, अपने आप को एग्जिट कर दिया था। तो फाइनली 11 बचे थे, ठीक है। तो खैर वर्तमान में ये अगर कुल बात करें तो ये जो है आपका कुल मिलाकर के विश्व की 15% GDP को रिप्रेजेंट करेगा। पहले लगभग ये आंकड़ा 12% तक माना जाता था, लेकिन ब्रिटेन चूंकि शामिल हो गया है इसमें, ब्रिटेन शामिल हो गया है, UK, तो अब लगभग विश्व की GDP का 15% ये हिस्सेदारी रखेगा, शेयर करेगा, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर कौन है। मेंबर के लिए एक मैप बनाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले इसको आप रिकैप कर लीजिए। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके आसपास जो देश हैं उन कुछ देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक FTA किया था, उसी को TPP बोल दिया। 2011 में इकट्ठे हुए सेंटियागो चिली में, एग्रीमेंट कर लिया, FTA कर लिया, ठीक है, ठीक है। अमेरिका बाहर हो गया तो 11 बचे थे। उसके बाद अभी UK भी जुड़ गया। UK पहला ऐसा देश बन गया जो यूरोप का पहला देश है, ठीक है, 15% GDP। अब थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैप बन तो नहीं रहा है लेकिन कोशिश करते हैं। जैसे इस प्रकार से मैप है आपका, इस प्रकार से आपका अमेरिका का कुछ मिलता जुलता मैप है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये मिटा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा, कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ये प्रशांत महासागर है आपका पूरा, ये हिस्सा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ एक है, यहाँ पे आपका ये इस प्रकार से ये आपका चिली आ जाएगा, यहाँ पे चिली, ठीक है, ये आपका मेंबर है। इसके बाद में एक यहाँ पे और देश आ जाएगा, पेरू है, पेरू भी इसका एक मेंबर है, ठीक है। फिर इस प्रकार से एक रेखा ऐसी जाती है, ये कनाडा हो जाता है,
और ये अमेरिका हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाती है जो ये क्षेत्र है ये आपका मैक्सिको है, ठीक है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चिली है इसमें, फिर पेरू आ जाता है, फिर मैक्सिको आ जाता है, अमेरिका अलग हो गया, कनाडा आ जाता है, ठीक है। अब इसी के इधर अब आएंगे इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। यहीं पे दो आइलैंड के रूप में आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, ठीक है। तो न्यूजीलैंड भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके ऊपर जरा चलेंगे तो आपको मिल जाएगा मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मलेशिया करके है, ठीक है। ये बनाते थोड़ा टाइम लग जाता है। मलेशिया, यहीं पे इसका सिंगापुर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रुनेई है, ठीक है। फिर जापान है आपका, वियतनाम है, इधर वियतनाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं 4, ये जापान मिलकर बनाते हैं, जापान आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक रह गया 12। तो 12वां आपका एक यहाँ पर है इस प्रकार से अभी शामिल हो गया है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इसमें सम्मिलित हो चुका है, ओके। तो इस प्रकार से इसमें ये देश हैं, देख लीजिएगा। जो ये प्रशांत महासागर है इसके आसपास के ये और ये टीपी में शामिल है। एक है चिली, पेरू, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है, टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है जिसको, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। पहली बात तो ये है, जो ये है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन, ये आपका जारी करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। जारी कौन सी करता है? तो यंग यूनिवर्सिटी रिपोर्ट है। ये क्या है? आपकी रिपोर्ट है या फिर रैंकिंग है, ठीक है, एक ही बात है। तो इसने क्या किया है, इसने दुनिया की 50 साल से जो कम उम्र की जो आपकी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, उनको लिया है। यानी कि दुनिया की ऐसी उसने 100 यूनिवर्सिटी का चयन किया है जो 50 वर्षों से कम की है, यानी कि ज्यादा पुरानी नहीं है, वो शामिल की है इसमें, ठीक है। तो उसमें जब शामिल किया तो टॉप पर आई है एक नॉन यंग, एक सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नॉन यंग टेक्निकल इंजीनियर यूनिवर्सिटी। तो टॉप पर जो आई है फर्स्ट पर, इसका नाम है नॉन यंग टेक्निकल टेक्निकल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ठीक है। नॉन यंग टेक्निकल इंजीनियर विश्वविद्यालय जो है टॉप फर्स्ट पे आया, पहले नंबर पे। दूसरे, ठीक है, नंबर पे आया हांगकांग की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सेकंड पे आया है आपका हांगकांग की एक हांगकांग की है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन एक रिपोर्ट जारी की है, एक रैंकिंग जारी की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, नाम है 2023। पहले नंबर पे आई है नॉन यंग जो कि सिंगापुर की है। दूसरे नंबर पे आई है हांगकांग की एक विज्ञान एवं तकनीकी करके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है, नॉन यंग टेक्निकल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय। इंडिया की बात करें अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इसमें एक यूनिवर्सिटी है आपकी केरला की, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ये आपकी केरला की है, ठीक है। अब आप पूछेंगे इसकी रैंकिंग क्या आई है? इसकी रैंकिंग आई है 77, ठीक है। इंडिया में टॉप नंबर पे है, 77 आई है, ठीक है।
हालांकि दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी ली गई हैं 50 साल से कम उम्र की, उनमें से 3 हमारी इंडिया की आई हैं। पहले नंबर पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, केरल में है, जिसकी रैंक है 77। दूसरी आपकी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही याद करिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर की है, JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च मैसूर की है, जिसकी रैंकिंग है 79। अगली है सूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, जिसकी रैंकिंग है 91। ठीक है, टॉप 3 हमारे यहाँ आ गई हैं। ठीक है, ओके। अब बात आ रही है कि इतनी ज़्यादा टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें हमारी रैंकिंग इतनी ज़्यादा पीछे। दुनिया की पहली आबादी हमारी है 1 अरब 42 करोड़ और कुछ समथिंग है हमारी, 87 लाख आई थिंक। ठीक है, तो हमें इतना पीछे क्यों? पीछे इसलिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? इसके कुछ आधार होते हैं, इसके आधार होते हैं, ऊपर ही बता देता हूँ। इसके जो आधार होते हैं, जिन आधारों पर जारी की जाती है, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे इसमें देखा जाता है कि शिक्षण प्रणाली कैसी है आपकी, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे, ठीक है, उसमें कितना ज़्यादा टीचर दक्ष हैं। ठीक है, अनुसंधान की बात करता है, हमारे यहाँ तो 0 है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं तो बस बना दिए जाते हैं और फिर प्रैक्टिकल हो जाता है तुरंत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, अगला है आपका उद्योग, औद्योगिक शिक्षा कितनी दी जाती है बिजनेसमैन बनने के लिए। और फिर है काम का आकलन, जो भी काम किया जाता है उसका आकलन होता है कि नहीं। तो ये वो पैमाने हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, शिक्षण है, अनुसंधान है, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, उद्योग है, सॉरी, और काम जो होता है उसका आकलन किया जाता है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की जो यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, उसमें टॉप नंबर पे नॉन यंग हांगकांग, सिंगापुर की। ओके, दूसरे नंबर पे है आपकी हांगकांग की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंडिया की पहली है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की, जिसकी रैंक का ये 77। ओके, टॉप 3 हमारे आ चुकी है। ओके, अब आप ही बताइए, नाम ऑप्शन आए तो इसको नाम चूज कर लेंगे, या तो ये करें कि बोर्ड पे लिख दें पहले से। ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे याद कर सकता, आप ही बताइए। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा, कुछ नहीं है, 2 पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आप देख लीजिए। हमारे जो वजीर आजम है प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा, मोदी साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके प्रधानमंत्री क्या हैं? इनके प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ओके। हमने कुछ एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट ये किया कि एक तो बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली में, बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास बनेगा। ठीक है, वाणिज्यिक दूतावास बनेगा। कौन बनाएगा? सीधी सी बात, अगर बेंगलुरु में बनना है तो ऑस्ट्रेलिया बनाएगा। और एक जगह है, उसका नाम है ब्रिस्बेन। ठीक है, ब्रिस्बेन में एक वाणिज्यिक दूतावास बनेगा। तो सीधी बात है कि इंडिया बनाएगा ना। कुछ है कि प्रवासन और आवाजाही पर समझौते हुए हैं, प्रवासन एवं आवाजाही, इन पर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, कुछ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बात हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की बात हुई है। इसका मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें हो रही हैं। तो इतना आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा होती है, वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ बेंगलुरु में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। ठीक है, कमर्शियल कंसुलेट। और हम खोलेंगे ब्रिस्बेन में, एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर खोलेंगे। ठीक है, प्रवासन के लिए कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। कुछ आपकी जो क्या नाम, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स है, इसको बनाने की बात हो रही है। एक छोटी सी और खबर रह गई है, वो देख लीजिए, वो क्लास कंप्लीट हो जाएगी आई थिंक। डेनमार्क CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क एक देश है यूरोप का, काफ़ी अच्छा देश है। ठीक है, जैसे कि ये है आपका, इसमें 3 देश आ जाते हैं आपके। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये क्रम है। स्कैंडिनेविया आइलैंड है, यहाँ आपका क्या ऐसा होता है, यूरोप होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये है आपका डेनमार्क। ठीक है,
ये आपका उत्तरी सागर है, ये अटलांटिक सागर, उत्तरी अटलांटिक सागर है, ठीक है, ये सब सागर है, ठीक है। तो डेनमार्क में एक प्रोजेक्ट शुरू किया ग्रीन सैंड, एक प्रोजेक्ट शुरू किया इसने ग्रीन सैंड, ठीक है। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट का सीधा मतलब ये है कि समुद्र की सतह से 1800 मीटर नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? 1800 मीटर नीचे जाना है और वहां जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को डंप करना है, ठीक है, दबा देना वहां की चट्टानों में, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज से बच सकें। हालांकि ये ठीक है, जैसा भी है कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हमें उन तरीकों पर चलना चाहिए कि इनका एक स्थायी और एक दूरदर्शी इनका समाधान हो सके, ठीक है। इन ट्रिक से काम नहीं चलेगा। तो ग्रीन सैंड आपसे पूछा जाएगा ग्रीन सैंड क्या है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। ग्रीन सैंड क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत CO2 को भू सतह यानी कि जो उसकी सतह आपकी समुद्र की 1800 मीटर नीचे जाया जाएगा और CO2 को दफन किया जाएगा वहीं पर। कौन करेगा? डेनमार्क करेगा। ये है आपका डेनमार्क, ठीक है, यही कर रहा होगा आसपास, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते में 4 क्लास, कम से कम 4 क्लासेस तो एक हफ्ते में आती ही रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।